स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से दिखा के आगे सामने मौत पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी आखिरकार उतर गई है सड़कों पर लड़ाई लड़ते हुए पहली बार दिखाई दी। दोस्तों बताएंगे किस तरीके का ममता बनर्जी को रोकने का प्रयास किया गया और किस तरीके का संग्राम देखने को मिला। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर क्या नीतीश कुमार से छीनी जा रही है जनता दल यूनाइटेड। दोस्तों अचानक से जेडीयू के दफ्तर पहुंच गए नीतीश कुमार और जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है उससे पता चल रहा है कि बीजेपी एक बड़ी साजिश रच रही है नीतीश कुमार के खिलाफ। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी करेगी आरजेडी का समर्थन या फिर बांकीपुर में पूरी तरीके से प्रशांत किशोर के साथ नजर आएगी कांग्रेस पार्टी? बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी अब सड़कों पर उतर रही है, इसका सीधा मतलब यह है कि लंबा दंगल चलने वाला है पश्चिम बंगाल के अंदर और ममता बनर्जी सड़कों पर लड़ाई लड़ने वाली नेता है, एसी कमरों में बैठने वाली नहीं है। और इसीलिए जब जब ममता बनर्जी सड़कों पर दिखाई देंगी तब तक बीजेपी और उसकी सरकार और उनके मुख्यमंत्रियों की पूरी तरीके से होश उड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के बेरुईपारा के अंदर छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी है। दोस्तों पहली बार यानी 4 मई को नतीजे सामने आने के बाद ममता बनर्जी 2 महीने के बाद सड़कों पर उतर आई है। दोस्तों और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला है। सोमवार को ममता बनर्जी अपने घर कालीघाट में जोरदार तरीके का विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। दोस्तों कैंडल मार्च की उन्होंने अगुवाई की और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। दोस्तों इन लोगों ने इस विभत्स घटना के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को उनके घर में बंद कर दिया गया। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने डंके की चोट पर विरोध किया। दोस्तों और जो तस्वीरें सामने आई है उससे देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी को रोकने के लिए तरह तरह के इंतजाम किए गए। दोस्तों और पुलिस प्रशासन के लोगों को बड़ी संख्या में लगाया गया ताकि ममता बनर्जी के काफिले को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी लगातार आगे बढ़ती रही। दोस्तों अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की तरफ से कहा गया कि आज हमारे माननीय अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बारुईपुर के अंदर हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध किया और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और घोर निंदनीय मामला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस को भेजकर एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च को रोकने का प्रयास किया। ये लोकतांत्रिक अधिकारों का घोर दमन है। इस प्रकार का दमनकारी आचरण केवल सरकार की असलियत को उजागर करता है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल की महिलाओं की असुरक्षा को दूर करने के लिए कोई भी सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके आंदोलन को नहीं रोक सकता। इस तरीके का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और पश्चिम बंगाल के अंदर जहां पर महिलाएं अमूमन सुरक्षित मानी जाती है, दोस्तों देश के अंदर सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल माना जाता है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बना रही है। और अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर ममता बनर्जी पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए दोस्तों, और दावा किया गया कि बीजेपी सरकार बनने पर 7 दिनों के अंदर सजा दे दी जाएगी। लेकिन 2 महीने बीत गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। दोस्तों आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अभी तक न्याय नहीं दिला पाई भारतीय जनता पार्टी और अब प्रदेश में अलग अलग तरीके के मामले सामने आने लगे हैं जो गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन ममता बनर्जी अब सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ रही है दोस्तों, और इसीलिए ममता बनर्जी को सड़कों पर संघर्ष करने वाला नेता बोला जाता है। इसीलिए स्ट्रीट फाइटर के तौर पर फिर ममता बनर्जी राज्य के असली मुद्दे उठाते हुए नजर आ रही हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों और सांसदों को लग रहा होगा कि ममता बनर्जी का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन ममता बनर्जी एसी कमरों में बैठकर राजनीति नहीं करती है, वो सड़कों पर संघर्ष से राजनीति करती है। इसीलिए ममता बनर्जी सड़कों पर है तो इसका मतलब आम जनता का मुद्दा उठा रही है और आम जनता का मुद्दा जब तक ममता बनर्जी उठाती रहेंगी तब तक आम जनता का समर्थन ममता बनर्जी से दूर नहीं किया जा सकता। चाहे जितनी पार्टी में फूट डालने की कोशिश की जाए, सारे के सारे फेल होंगे। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 360 का आंकड़ा जुटाना है। दोस्तों ऐसे में लोगों को लग रहा था कि एनसीपी पार्टी और समाजवादी पार्टी में सेंधमारी की जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड पर भी बीजेपी को भरोसा नहीं है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि जनता दल यूनाइटेड पर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा हो गया है दोस्तों। और नीतीश कुमार बीते दिन अचानक से जेडीयू के दफ्तर पहुंच जाते हैं दोस्तों, और औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। नीतीश कुमार ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया दोस्तों, उससे पता चल रहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड पर नीतीश कुमार का कंट्रोल लगभग खत्म होने के कगार पर आ चुका है। बिना सूचना दिए हुए नीतीश कुमार पूरे कार्यालय का जायजा लेने के लिए पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमने आदेश दिया है, इसके बावजूद संगठन के अंदर काम नहीं हो रहा है, संगठन के अंदर सुस्त रफ्तार से काम हो रहा है। यानी उन्होंने कहा कि मेरे कहने के बावजूद ये काम सही से नहीं हो पा रहा है। यानी संगठन के अंदर नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं उस तरीके से काम नहीं होने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई दोस्तों, और उन्होंने 2 टूक कहा है कि मेरे कहने के बाद भी काम नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है? मुख्यमंत्री की इस तीखी टिप्पणी और तलख तेवर को देखकर कार्यालय में मौजूद दूसरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता कुछ
देर तक सन्न रह गए दोस्तों। यानी ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को किसी ने बता दिया है कि उनकी पार्टी के ऊपर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं और वो लोग पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं, यानी संगठन विस्तार और भारतीय जनता पार्टी से इतर अपनी खुद की पहचान को बरकरार रखने के जो काम होते हैं वो नहीं कर रहे हैं। और एक तरीके से नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की संगठन के अंदर पकड़ कमजोर हो रही है, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। और मामला इतना आगे बढ़ गया कि नीतीश कुमार को खुद दफ्तर जाना पड़ा। अगर आप भी मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं संकेत है कि नीतीश कुमार को पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है, उनकी बातों को नहीं माना जा रहा, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दो नेता अब जनता दल यूनाइटेड चला रहे हैं दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि दोनों के दोनों नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी है। एक तो संजय झा है दोस्तों और दूसरे ललन सिंह है, और ये दोनों के दोनों किसके लिए काम करते हैं सबको पता है। साथ ही साथ बिहार के बांकीपुर के अंदर होने वाले विधानसभा उपचुनाव 2026 के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रेखा गुप्ता को फिर से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है दोस्तों। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने रेखा गुप्ता के नाम की आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बांकीपुर सीट से रेखा गुप्ता को टिकट दिया था। अब उपचुनाव में भी उन्हें ही उम्मीदवार बनाया गया है। 2025 में रेखा गुप्ता को 47,000 वोट मिले थे। मंगनी लाल मंडल कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की राय और कांग्रेस पार्टी की सहमति से यह फैसला लिया गया है। ऐसे में दोस्तों बांकीपुर का जो उपचुनाव हो रहा है ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि उनको क्या प्रशांत किशोर के साथ आगे बढ़ना है, जिनकी दावेदारी सीट पर काफी मजबूत है। कारण यह है कि प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा है जिनको प्रदेश की जनता जानती है, बांकीपुर की जनता जानती है दोस्तों। और बांकीपुर के जो जातीय और सामाजिक समीकरण है वो प्रशांत किशोर के फेवर में है दोस्तों। और उसके बाद जो ये अभी हाल फिलहाल का एक मामला भरत भूषण तिवारी वाला था, उसके बाद बांकीपुर के अंदर हो सकता है कि भाजपा को सबक सिखाने के लिए सवर्ण समाज के लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करें। ऐसे में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया है तो देखना यह होगा कि क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इसमें फायदा आरजेडी को होगा या फिर एक तरफा बीजेपी के लोग शिफ्ट हो जाएंगे प्रशांत किशोर की तरफ। ऐसे में जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी और कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस मामले को लेकर अपनी राय स्पष्ट नहीं की है। यानी आधिकारिक बयान तो कांग्रेस पार्टी का नहीं आया, लेकिन पार्टी के कई सारे नेता चाहे उपाध्यक्ष ऋषि मिश्रा हो या फिर कई और लोगों वो चाहते हैं कि इस बार पार्टी को थोड़ा अलग देखना चाहिए। अब देखते हैं बिहार में आखिर क्या कुछ होता है दोस्तों। प्रशांत किशोर चाह रहे थे कि उनको विपक्ष का समर्थन मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी से समर्थन मांगने नहीं जाऊंगा, मुझे मिलेगा तो मैं जरूर उसका स्वागत करूंगा। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या भूमिका निभाती है। साथ साथ बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे जो बड़बोले नेता हैं दोस्तों, उनके द्वारा फिर एक ऐसा बयान दिया गया जिसे लेकर अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से हड़काया है और यहां तक कि मामला दर्ज करने की धमकी दी गई है दोस्तों। निशिकांत दुबे के द्वारा एक पोस्ट किया जाता है राम मंदिर से जुड़े मामले को लेकर और कहा जाता है कि राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले में पकड़े गए टिन्नू यादव यानी रमाशंकर यादव के अखिलेश यादव से संबंधित बताए जा रहे हैं दोस्तों, यानी अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं। इस तरीके का दावा निशिकांत दुबे कर रहे थे। इस पर अखिलेश यादव की ओर से प्रतिक्रिया सामने आती है दोस्तों। अखिलेश कहते हैं कि सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी जारी कर रहा हूं, यानी सारे लोगों के लिए मैं वैधानिक लीगल चेतावनी जारी कर रहा हूं कि जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेष अधिकार होता है उतना ही विशेष अधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए बीजेपी के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट को पोस्ट को डिलीट कर दे, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। साथ ही ये चेतावनी भी उनको यानी उन सबको जारी किया जा रहा है जो लोग झूठ फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, अपने पोस्ट को डिलीट मारे और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। वो याद रखे कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी साथी को बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। पीडीए समाज को कलंकित व अपमानित करने के लिए भाजपाई और उसके संगी साथी ये कुत्सित झूठ प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। चढ़ावा चंदा दान चोरों का गिरोह जन आक्रोश के डर से अब अपने घरों में दुपकर बैठा है और षड्यंत्र कर रहा है। अगर मुख्य बीरों के वंशजों में सत्य का साहस है तो अपने परंपरागत भूमिगत सुरंगी निवास से बाहर निकलकर अयोध्या वासी के सामने सरयू का जल हाथ में उठाकर ये बात कहे कि संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान ले, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान ले, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान ले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष संज्ञान ले, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान ले, समस्त पीडीए समाज
समाज संज्ञान ले। और इसके बाद निशिकांत दुबे को टैग करते हुए अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में बोल दिया कि 10 मिनट में पोस्ट हटाओ वरना लीगल कार्रवाई होगी। और अखिलेश यादव एकदम सीरियस तरीके से इस मामले को लेकर भाजपा को लपेट रहे हैं दोस्तों। यानी इतने दिन हो गए चंदा चोरी के मामले को लेकर बातें सबके सामने आई दोस्तों, और धीरे धीरे करके कार्रवाइयां भी जब दबाव बना विपक्ष का तो की गई, लेकिन अब टिन्नू यादव नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया दोस्तों। तो टिन्नू यादव में जो यादव टाइटल है, बस इसी बात को अखिलेश यादव से जोड़कर पूरे यादव समाज को अपमानित करने और कहीं ना कहीं एक तरीके से यादव समाज को नीचा दिखाने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं, निशिकांत दुबे कर रहा है दोस्तों। ऐसे में आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले बगावत हुई। चन्नी गुट वर्डिंग का डोजियर लेकर दिल्ली पहुंचा और इंचार्ज बघेल की मीटिंग का बॉयकॉट किया गया। यानी भूपेश बघेल एक बैठक लेने वाले थे पंजाब की, लेकिन पंजाब कांग्रेस की ये बैठक नहीं हो पा रही क्योंकि भूपेश बघेल से ये जो बागी गुट के लोग हैं, या यूं कहिए कि जो लोग पार्टी आलाकमान के फैसले को लेकर चुनौती दे रहे हैं, या एक तरीके से वो चाहते हैं कि दूसरा फैसला होना चाहिए, तो ये लोग अब प्रभारी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं और सीधे राहुल गांधी से आज मुलाकात करेंगे 7 तारीख। यानी आज राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर चर्चाएं चल रही है दोस्तों। एक सांसद और 6 एमएलए का समर्थन है। यानी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पार्टी के पास टोटल 18 विधायक है, जिसमें से केवल 6 विधायक है जो समर्थन में खड़े हैं, वरना 2/3 तो कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो गुट है इसके पास लगभग कह सकते हैं कि पार्टी संगठन का 1/3 हिस्से का समर्थन है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे। और चरणजीत सिंह चन्नी पहले ही कांग्रेस पार्टी का झंडा लहरा कर आए हैं और डंके की चोट पर बोल कर आए हैं कि वो कट्टर कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ही उनको यहाँ तक पहुंचाया है और वो चाहते हैं कि पार्टी आलाकमान उनकी बातों को थोड़ा सुने और उस पर कार्रवाई करे। ऐसे में हो सकता है दोस्तों कि राजा वड़िंग प्रदेश के अध्यक्ष बने रहे, लेकिन कुछ और पोस्ट पर कुछ बड़े बदलाव कर दिए जाए, यानी चन्नी की भूमिका को बढ़ा दिया जाए। साथ साथ दोस्तों राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर तमिलनाडु कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी और आरएसएस पर मंदिरों का इस्तेमाल चंदा जुटाने के लिए करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप लगाया। दोस्तों उन्होंने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और आरोप लगाया कि राम मंदिर के लिए दान जो दिया गया उसमें चोरी की गई और प्रधानमंत्री मोदी के अब तक इस मामले पर चुप्पी साधने को लेकर भी निशाना साधा गया कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तब जब वो देश के अंदर रहेंगे, जब नरेंद्र मोदी के पैर देश में रुकते ही नहीं हैं और वो विदेश के दौरे पर ही रहते हैं, तो ऐसे मामले पर बयान क्या देंगे। और यहाँ भी इंडिया में आते हैं तो भी 2-4 जगह 2-4 शो वो कर लेते हैं और वहां से आराम से निकल जाते हैं किसी दूसरे देश के लिए। तो पूरा तो नरेंद्र मोदी का साल केवल इसी बात पर जाता है कि वो कौन कौन से देश का दौरा कर रहे हैं दोस्तों। तो देश में पैर तो उनके रुक नहीं रहे, तो वो बोलेंगे भी क्या। मणिकम टैगोर कहते हैं कि अयोध्या राम मंदिर से जुड़े 7 करोड़ से 7.5 करोड़ का घोटाला जो अभी तक सामने आया है, मुझे समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री इस मामले पर खामोश क्यों है। आरएसएस भाजपा मंदिरों का इस्तेमाल करके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बीजेपी मंदिरों को भक्तों को सौंपने की बात इसलिए कह रही है ताकि उसमें जमा पैसा संघ और बीजेपी तक पहुंच सके। बीजेपी हर राज्य के अंदर ये तरीका अपना रही है, यानी जो टेंपल को फ्री करने का मूवमेंट चलाते हैं आरएसएस और वीएसपी वाले दोस्तों, उसके पीछे ये बड़ा एक तर्क बताया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि ये लोग मंदिरों को कंट्रोल करें और अपने तरीके से वित्त को चलाए। साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुरू हुई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की जुबानी जंग अब भगवान हनुमान और धार्मिक आस्था के मुद्दे तक पहुंच गई है। दोस्तों विवाद की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की एक पोस्ट से शुरू होता है, जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर हिंदू धर्म और सनातन के अपमान को लेकर निशाना साधा। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने एक लाइन में प्रतिक्रिया दी दोस्तों। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही उस पर जवाब देने के लिए रेखा गुप्ता सामने आती है। यानी अरविंद केजरीवाल पहले निशाना साधते हैं नितिन नवीन पर और नितिन नवीन के द्वारा अरविंद केजरीवाल से पूछे गए सवाल पर कहते हैं कि आखिर आप है कौन, यानी नितिन नवीन को पहचानने से मना कर देते हैं दोस्तों। तो इसके बाद रेखा गुप्ता बताती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और अरविंद केजरीवाल को बताते हैं कि आखिर ये है कौन, यानी पूरी तरीके से बड़ी बड़ी बातें करती हैं दोस्तों। तो इस पर दिल्ली की ही पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी कहती है कि अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो बात एकदम सही है। और उसके बाद नितिन नवीन को लेकर निशाना साधते हुए कहते हैं कि ये तो भगवान हनुमान का अपमान कर रहे हैं नितिन नवीन। इस पर क्या आपका कोई जवाब है रेखा गुप्ता? जवाब जरूर दीजिएगा। इनके रोड शो के दौरान भगवान हनुमान का कपड़ा पहनकर या फिर उनके रूप का एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो इनके रोड शो में आगे आगे नाच रहा है, जो एक तरीके से देवी देवताओं का अपमान है। क्या ये धार्मिक अपमान करने की इजाजत इनको मिली पड़ी है? पर रेखा गुप्ता की क्या राय है पूछती है आतिशी दोस्तों। तो रेखा गुप्ता ने कोई जवाब तो दिया नहीं। और बड़ी बात यह कि दिल्ली बीजेपी के कई सारे लोग इस पूरे बहस में कूद गए दोस्तों। और बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा से लेकर परवेश सिंह वर्मा और बांसुरी स्वराज भी मैदान में कूद गई। परवेश वर्मा कहने लगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़िए, अरविंद जी क्या मैं आपको याद हूं या नहीं। यानी परवेश वर्मा कह रहे कि
अरविंद केजरीवाल को कि मैं आपको याद हूं या नहीं, क्योंकि नई दिल्ली से परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को विधानसभा का चुनाव हराया था दोस्तों। इसके बाद बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल जी नितिन नवीन सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यानी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस पर आतिशी ने कहा कि थैंक यू बताने के लिए, कईयों से पूछा था किसी ने बताया नहीं, आपने बता दी, अच्छी बात है। यानी यहाँ भी तंज कस रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से चल रहा है एक दूसरे पर कटाक्ष करने का मामला। लेकिन एक बात तो तय है कि नितिन नवीन को लेकर शायद ये चर्चा है भी कि कितने लोग जानते हैं कि नितिन नवीन है कौन। और जो बीजेपी दावा करती है कि वो लोकतांत्रिक पार्टी है दोस्तों, इसमें नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। और आप लोग जानते हैं कि नितिन नवीन ने बीजेपी के अंदर तो चुनाव जीता नहीं, क्योंकि बीजेपी में भी कईयों को पता नहीं होगा कि कौन है ये नितिन नवीन। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए बिना चुनाव के, तो सीधी सी बात है मोदी और शाह के कहने पर बनाया गया होगा। साथ साथ हिंदुत्व से जुड़े हुए कई सारे मामले हैं दोस्तों, जिसमें राम मंदिर और दूसरा जो बड़ा मामला आता है वो गौशाला और गौ रक्षा का आता है। ऐसा ही एक बड़ी अपडेट राजस्थान से सामने आती है, जहां पर राजस्थान के भरतपुर के अंदर और डीग जिले के अंदर 4 गौशालाओं में गायों के नाम पर 20 करोड़ रुपए की सरकारी अनुदान को फर्जी तरीके से हड़प लिया गया। फर्जी, डुप्लीकेट और अनरजिस्टर्ड और मृत गौवंश के टैग बनाकर अनुदान लिया गया। महालेखाकार यानी एजी ऑडिटर जनरल की विशेष ऑडिट 2021-22 से 2024-25 में हजारों फर्जी टैग पाए गए। एक ही टैग नंबर का बार बार इस्तेमाल और मर चुकी गायों के नाम पर भी अनुदान जारी किया गया। डीग जिले के श्री ब्रज कामद सुरभि वन शोध संस्थान में 13 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जहां पर 20,000 फर्जी संदिग्ध टैग मिले। बाकी गौशालाओं में श्री राम गौशाला, लोहागढ़ नंदीशाला, ठाकुर श्री गोपाल जी गौशाला में भी सैकड़ों हजारों फर्जी टैग पाए गए। पशुपालन विभाग ने सभी गौशालाओं से पूरा पैसा वसूलने के आदेश जारी कर दिए दोस्तों। आदेश में कहा गया कि जो राशि नहीं लौटाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राम मंदिर के ट्रस्ट ने कहा कि 3,264 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ। 2,370 करोड़ रुपए निर्माण और पूंजीगत खर्च किए गए। मंदिर बनने से 31 मार्च 2026 तक 482 करोड़ रुपए चढ़ावा आया। इसमें 391 करोड़ रुपए मंदिर संचालन में खर्च हुआ। बाकी पैसे बैंक खातों में उपलब्ध हैं और 2,926 भेंट मंदिरों को प्राप्त हुए। चांदी की वस्तुओं को गलाकर खड़े बनाई गई। तो ऐसे में ये सारी बातें सामने आई है दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर नितिन नवीन को लेकर मनीष सिसोदिया ने भी निशाना साध दिया दोस्तों। दरअसल नितिन नवीन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछा कि नितिन नवीन है कौन, यानी आप है कौन। तो इस पर नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि ये सादगी और सरलता हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है। यानी नितिन नवीन की तारीफ में लिखे गए पोस्ट की तारीफ करते हुए नरेंद्र मोदी ये बात बोल रहे हैं दोस्तों। यानी मोदी और शाह को नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मान्यता दिलवानी है, क्योंकि नितिन नवीन मोदी और शाह के इशारे पर काम करते हैं। और जो इशारे पर काम कर रहा हो उसको ही अगर मान्यता ना मिले कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको कोई माने ना पार्टी में, तो फिर मोदी और शाह कैसे पार्टी को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति को मोदी और शाह कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उस व्यक्ति की मान्यता पार्टी में होनी चाहिए। इसीलिए मोदी और शाह बार बार नितिन नवीन को लेकर तारीफ करते हुए नजर आते हैं दोस्तों। बल्कि संगठन पार्टी को यानी बीजेपी पार्टी को, उसके संगठन को बार बार बोला जाता है कि नितिन नवीन आए तो उनका स्वागत करिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़े स्तर पर सम्मान करिए। ऐसे में दोस्तों नितिन नवीन को स्थापित करने में मोदी और शाह अभी पूरी तरीके सफल नहीं हो पा रहे। और इसी बात यानी ये जो चिंगारी है दोस्तों, उसी को तूल दे दिया अरविंद केजरीवाल ने पूछकर कि नितिन नवीन को कि आप है कौन। तो अब नरेंद्र मोदी भी इस पर आकर जवाब दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से बता रहे हैं कि नितिन नवीन बड़े सादगी और सरलता वाले व्यक्ति हैं। इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि नितिन नवीन तो जो है सो है, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर के चंदा चोरी वालों को खुलेआम क्यों बचा रहे हैं? कहां है आपकी सीबीआई ईडी? इसका जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं है प्रधानमंत्री के पास दोस्तों, और मनीष सिसोदिया छोड़ेंगे नहीं, जवाब तो मांगेंगे ही मांगेंगे। साथ साथ अमिताभ बच्चन अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पर्यटन में जो इजाफा हुआ है उसको लेकर अब एक सवालों के घेरे में है दोस्तों। आपको बता दें कि अयोध्या के अंदर कई सारे लोगों ने जमीनें खरीदी, उसमें से जो एक जमीन खरीदी अमिताभ बच्चन ने, वो भी चर्चा में आई थी। अब इसे लेकर एक बड़ी अपडेट है। हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया नेक्स्ट रियल एस्टेट समिट 2026 में द हाउस ऑफ अभिनंदन के फाउंडर और सीएमडी अभिनंदन ने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया में थे और उस दौरान उनको 3 बजे के आसपास फोन आता है, जिसमें कहा जाता है, मिस कॉल आता है और एक मैसेज भी आता है। मैसेज में लिखा हुआ था कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, जब आपको सुविधा हो आप मुझे कॉल करिए। इस मैसेज के बाद जब अभिनंदन ने बिग बी को फोन किया तो बिग बी कहते हैं कि अभिनंदन जी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे अयोध्या में जमीन लेनी है। अभिनेता ने सबसे पहले उनसे जमीन की कीमत पूछी। इसके जवाब में अभिनंदन ने बताया कि 15,000 स्क्वायर फीट की इस जमीन की कीमत 15 करोड़ रुपए है। अमिताभ बच्चन ने उन्हें अगले ही दिन 15 करोड़ रुपए भेज दिए और डील पक्की हो गई। यानी अयोध्या के अंदर 15 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी। और बड़े बड़े लोगों के द्वारा जमीन खरीदने के मामले को लेकर सवाल खड़ा हुआ था दोस्तों की तेजी से दाम बढ़ रहे थे जमीनों के, और अयोध्या के अंदर कोई पैसा जो आम जनता लगाना चाहे तो उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था दोस्तों, क्योंकि जमीन के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए थे। और अब जो मामला सामने आया तो उससे कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ही अयोध्या के अंदर। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
अयोध्या में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अहम बैठक बुलाई दोस्तों, और इसके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि इस घटना से वो बहुत आहत है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पाप में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राम जन्मभूमि परिसर के अंदर अतिथि गृह में होने वाली इस बैठक में मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की जांच और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई और इस्तीफे के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है दोस्तों। दावा किया गया है कि दोनों का इस्तीफा ले भी लिया गया है और अब नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री से बोला जा रहा है कि उनको इस मामले पर कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। साथ साथ लखनऊ में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो में हनुमान वेशधारी के डांस पर विवाद खड़ा हो गया दोस्तों, और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील और काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन वासु रंजन ने चंडीगढ़ डीजीपी एसएसपी को मेल से शिकायत भेजी। आरोप लगाया कि इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। एफआईआर की मांग भी की गई है। ऐसे में सचिन गुप्ता ने ये जानकारी दी है। कुल मिलाकर दोस्तों भगवान राम के अपमान के बाद अब भगवान हनुमान के अपमान की बात आई है। नितिन नवीन रोड शो कर रहे थे और सामने एक व्यक्ति हनुमान जी की वेशभूषा में नजर आ रहा है और हाथ में भाजपा का झंडा लिए हुए है दोस्तों। तो एक तरीके से भगवान हनुमान का यह सीधा सीधा अपमान किया गया है। और अगर आप भी मानते हैं कि इस मामले पर कार्रवाई कड़े तरीके से होनी चाहिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरपर्सन वासु रंजन ने चंडीगढ़ के अंदर मामला दर्ज करवाया है, शिकायत दर्ज करवाई है दोस्तों। और पंजाब के अंदर यह मामला दर्ज करवाया गया जहां पर पहले ही बेअदबी का एक कानून पास हो चुका है दोस्तों, जो काफी सख्त कानून है। तो क्या कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर होगी, एक बड़ा सवाल रहेगा। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जो बता के जा सकते वीडियो को शेयर